क्राइम को अलग अलग तरीके से समझा जाता था, क्योंकि पहले जो थियोलॉजिकल थ्योरी थी या धर्म शास्त्रीय मिजाज था अपराध का, वो जो धर्म शास्त्रों में बातें लिखी होती थीं उस तरीके से क्राइम को ज़्यादा समझता था। तो इस वजह से ये माना जाता था कि क्राइम जो है इस वजह से होते हैं क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर कोई दैत्य है या इसके अंदर कोई बुरी आत्मा है। और ये माना जाता था कि अगर इसने क्राइम किया है तो इसको टेस्ट कैसे किया जाएगा कि इसने क्राइम किया है या नहीं किया है, क्योंकि मुकदमा आज के ज़माने में तो मुकदमा चलता है, गवाही होती है, प्रमाण पेश किए जाते हैं। लेकिन कल के ज़माने में क्या होता था कि मुकदमा और बाकी की चीज़ें नहीं होती थी, तो फिर उसको पाप और पुण्य के आधार पर उसके कुछ टेस्ट होते थे और उन टेस्ट के आधार पर ये डिटरमाइन किया जाता था कि ये एक आदमी ने क्राइम किया है। जैसे कि उससे आग पे चलने को कहा जाता था कि आग पे चलो, अगर तुम जल जाओगे, अगर चल के वहाँ से निकल आओगे तो ये मान लिया जाएगा आपने क्राइम किया है। क्राइम नहीं किया है, अगर आप आग में जल गए तो ये मान लिया जाएगा कि आपने क्राइम किया है, क्योंकि आप परीक्षा दे रहे हैं, अग्नि परीक्षा, और अग्नि से बच के निकल आते हैं तो आपने पाप नहीं किया है। ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारी परीक्षाएं होती थी। इसी तरीके से एक और परीक्षा होती थी जिसमें उसको जो है एक घड़े में सांप रख दिए जाते थे और उससे कहा जाता था कि वो सांप को पकड़ के निकाले। तो जब वो हाथ डालता था तो सांप उसको डसने की कोशिश करते थे और वो जाहिर सी बात है, सांप से डर के आदमी को ही पकड़ने की कोशिश करेगा, मुंह को पकड़ेगा, फिर बाहर निकालेगा उसको। तो इस सारी प्रोसेस में कुछ लोग मर जाते थे काटने की वजह से, कुछ बच जाते थे। तो जो मर जाते थे उनके बारे में ये माना जाता था चूँकि इन्होंने क्राइम किया होगा इस वजह से ये मर गए, और जो बच जाते थे उनके बारे में ये माना जाता था कि इन्होंने क्राइम नहीं किया होगा, इस वजह से ये बच गए। तो इस तरीके से क्राइम को मतलब चेक करने के कि उसने क्राइम किया है या नहीं किया है, अलग अलग परीक्षाएं होती थीं, अलग अलग तरीके से उसको टेस्टिफाई किया जाता था कि क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे ये जो क्राइम का कंसेप्ट था वो समाज के हिसाब से चेंज होना शुरू हुआ। और आपको पता है आजकल हम क्राइम जब होता है तो उसके पीछे जो ट्रायल होता है, परीक्षण होता है, आज के ज़माने में कोर्ट में होता है। और पहले तो एक एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है जिसको हम पुलिस कहते हैं, वो एक एफआईआर लॉन्च करती है किसी इन्फॉर्मेशन के प्राप्त होने पे, और एफआईआर के बाद में चार्जशीट बनाती है कि इस आदमी ने ये किया है, हमें ऐसा लगता है। पुलिस क्या आरोप लगाती है चार्जशीट में कि हमें ऐसा लगता है कि इस आदमी ने ये अपराध किया है, और वो कोर्ट में भेज देती है कि भाई अब हमने तो मान लिया ये इसने किया है, लेकिन हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम इसको पक्के तौर पे कहें, क्योंकि हमें स्टेट ने ये पावर दी थी कि हम इस पे केवल आरोप लगाएं कि हाँ इसने किया है। लेकिन इसको कोई दूसरी इंडिपेंडेंट एजेंसी जिसको हम जुडिशरी कहते हैं वो इसको टेस्ट करे, इस पे मुकदमा चलाए, क्या वाकई इसने अपराध किया है। तो वो मुकदमा कोर्ट में चला जाता है चार्जशीट में, और कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेता है, संज्ञान लेता है, और मुकदमा कोर्ट में शुरू हो जाता है, जहाँ पे कि आपको पता है इंक्विजिटेरियल सिस्टम चलता है। और उस इंक्विजिटेरियल सिस्टम में दो पक्ष होते हैं, एक जिस पे आरोप लगाया गया है, एक्यूजेशन जिसको हम अफेंडर कहते हैं,
और एक वो पक्ष होता है जो कि आरोप लगाता है, जिसे जनरली हम क्रिमिनल मुकदमे में स्टेट कहते हैं, कि वो आरोप लगाता है कि आपने रोटी चुराई या आपने चोरी की। तो प्रोसिक्यूशन या स्टेट अपना मुकदमा, सरकार उसका लड़ती है, तो वो ये आरोप लगाती है कि आपने ये काम किया है, अब आपको ये सिद्ध करना है कि आपने नहीं किया है। हालांकि क्रिमिनल मुकदमे में जो जिम्मेदारी होती है वो मेनली या ज़्यादातर केसेस में इस स्टेट की होती है कि वो ये सिद्ध करे कि पुलिस ने जो आरोप लगाया है कि इसने रोटी की चोरी की, तो क्या ये आरोप सही है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ या साबित करने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य की होती है कि वो ये साबित करे कि इसने रोटी की चोरी की है। उस आदमी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये साबित करे कि मैंने रोटी की चोरी नहीं की है। जब ये साबित स्टेट कर देता है, चूँकि स्टेट अपनी गवाह पेश करता है, प्रोसिक्यूट और जो अफेंडर है, अपराधी जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, एक्यूज्ड, वो अपनी गवाही सफाई पेश करता है कि साहब मैंने ये क्राइम नहीं किया है। और आपको पता है कि सालों साल मुकदमा चलने के बाद ये तय होता है कि क्या ये क्रिमिनल था, अपराधी था, क्या इसने ये ऑफेंस या क्राइम किया है या नहीं किया है। तो ये साबित होता है, सारी दोनों तरफ की गवाह सबूत पेश करने के बाद कानून और तथ्यों के हिसाब से ये साबित किया जाता है कि ये आदमी ने क्राइम किया है या नहीं किया है। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है वो किसी को विक्टिम साबित करने के लिए होती है, जिसे हम विक्टिमोलॉजी कहते हैं। तो मतलब इसको हम जो है क्रिमिनल साबित करने के लिए हम ये सारी प्रोसेस करते हैं कि ये क्राइम इसने किया है, ये क्रिमिनल है। तो यहाँ पर अब सवाल एक ये अराइज होता है कि ये जो हमारा सफ़र है क्रिमिनोलॉजी का, कि हमने शुरुआत में क्राइम को एक अलग तरीके से देखा, थियोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखा, और बाद में हमने उसको एक आजकल जो इंक्विजिटोरियल सिस्टम चलता है, या एक जो हमने सिस्टम बनाया है जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का, कि एक लॉ बनाते हैं कि ये चीज़ क्राइम है, एक उस पर मुकदमा को चार्ज फ्रेम करते हैं या चार्ज शीट बनाते हैं, ठीक है ना, पुलिस डिपार्टमेंट जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, कानून का पालन करवाने वाले। और तीसरा जो जुडिशरी है जो कि ट्रायल करती है और ये सिद्ध करती है कि हाँ इसने ये क्राइम किया है या नहीं किया है। तो ये जो सिस्टम है वहाँ से लेके कि जब हम अलग तरीके से क्राइम का ट्रायल करते थे कि उससे सांप पकड़वा के निकलते थे, मर जाता था तो मान लिया जाता था क्राइम किया होगा, और बच जाता था तो ये मानते थे कि क्राइम नहीं किया होगा। तो ये जो बारबेरिक सिस्टम था या जंगली सिस्टम था अपराध को साबित करने का, उससे ये जो सिस्टम अब आया है उस तक का सफ़र जो है वो क्रिमिनोलॉजी का सफ़र है। और इसमें अलग अलग चीज़ों को हम स्टडी करते हैं कि क्राइम क्यों होते हैं और उसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या इकोनॉमिक कारण, पॉलिटिकल कारण, सोशल कारण, रिलीजियस कारण, जो भी जितनी तरह की भी वजह होती हैं हम क्रिमिनोलॉजी के सब्जेक्ट